सो MSc फाइनल, अगर किसी के पास आवाज नहीं जा रही तो वैसे जाएगी कैसे? तो खैर MSc फाइनल, उम्मीद है हम इसमें ही हैं। और आपके पास 2 कंपलसरी पेपर्स हैं। दो पेपर कंपलसरी हैं और वो एक है फंक्शनल एनालिसिस हम कहते हैं, वरना लिखा होता है एनालिसिस एंड एडवांस्ड कैलकुलस। जिसे हम फंक्शनल एनालिसिस कहते हैं। आपको जो बुक मिलेगी मार्केट में उसमें नाम लिखा होगा फंक्शनल एनालिसिस। और एक और बुक आपके पास कंपलसरी पेपर है जो कि है फ्लूइड डायनेमिक्स। ये 2 पेपर आपके कंपलसरी हैं स्टूडेंट, ये 2 पेपर आपके कंपलसरी पेपर हैं। अब ऑप्शनल पेपर देख लें। ऑप्शनल पेपर ऑप्शनल पेपर में एक आपके पास होता है कॉन्टिनम मैकेनिक्स। कॉन्टिनम मैकेनिक्स, ठीक है, N 2 बार लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। मैं एक बार पेपर के नाम लिख देता हूं जरूर। पेपर नंबर नेक्स्ट 1 बाउंड्री लेयर थ्योरी। मैं एक बार पेपर देखने के लिए इसको फॉलो कर रहा हूं। मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, these are your optional papers. Mathematical theory of statistics, combinatorics and graph theory, sixth one integral transform and integral equation, ये ऑप्शनल है एंड यू हैव टू ऑप्ट 3 आउट ऑफ देम। अगला रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, नेक्स्ट वन इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स। सिलेबस बहुत अच्छा दिया हुआ है वैसे, बट नॉर्मली उनमें से अच्छा पढ़ते नहीं है। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स, एडवांस्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस, एडवांस्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस, एडवांस्ड NA, computer applications, but this is for regular candidates only.
सो ऐसा है। सो ये आपके पास आपका कुछ सिलेबस दिया हुआ है स्टूडेंट्स। देखिए, ये तो सबको ही करना होता है, ये दोनों पेपर सबके लिए कंपलसरी हैं और आपको इन सभी 10 पेपर में से कोई 3 पेपर ऑप्ट करने होते हैं। ऑप्ट करने होते हैं जिसमें से एक तो ये काफी बेनिफिशियल है, ये करवाया जाता है। एक हम ये करवाते हैं और एक ये करवाया जाता है। बट वैसे देखा जाए तो ये 3 पेपर भी बहुत अच्छे पेपर हैं। बट वो बात है कि इसकी मार्केट में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम है। अदरवाइज ये तीनों काफ़ी अच्छे पेपर हैं। मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, ये ऑपरेशन रिसर्च से रिलेटेड है। जैसा आपने बचपन में बीएससी फर्स्ट ईयर में इष्टतमीकरण सिद्धांत यानी लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा, जो उस पेपर से रिलेटेड है। मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये सांख्यिकी से रिलेटेड है। बट ऑब्वियसली बात है, आपको अगर बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। और ये ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड है। ये 3 पेपर काफ़ी अच्छे हैं और बाकी ये पेपर हैं ये थोड़े थोड़े फिजिक्स से रिलेटेड हैं, कुछ ऐसा। तो ये है, तो आपको ये 2 पेपर तो मैं पढ़ाऊंगा, एनालिसिस एंड एडवांस्ड कैलकुलस प्लस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशंस। ओके, ये एक पेपर आशुतोष सर पढ़ाएंगे, एडवांस्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस। बाकी 2 पेपर की हम बाद में बात करते हैं। वो कईयों को तो पता है और कईयों को मैं बाद में बात कर लूंगा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये अपने पास सिलेबस है, एक बार लिख लीजिए। फिर मैं स्टार्ट करता हूं एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस। 2 दिन तो मैं थोड़ा सा रियल एनालिसिस का आपको बेसिक बता देता हूं। और अगर आप देखो तो आपका सिलेबस में जो पहला यूनिट है वो दूरिक समष्टि यानी मीट्रिक स्पेस से ही रिलेटेड है। आपने बचपन में एक टॉपिक किया होगा रियल एनालिसिस पढ़ते वक्त बीएससी सेकंड ईयर में, दूरिक समष्टि। वही अब आपका एक तरह से यूनिट नंबर 1 है, बल्कि वही वाली थ्योरम से जो आपने वहाँ यूनिट नंबर 1 में पढ़ी थी। और जब हम पढ़ेंगे तो आप देख पाओगे कि पेपर ज़्यादा टिपिकल नहीं है, थ्योरम्स ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। बस थोड़ा सा कई बार पीछे के या रियल एनालिसिस वगैरह का यूज़ हो जाता है, तो वो मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चलूँगा और कुछ डेफिनेशंस मैं पहले ही आपको बता दूंगा। ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं एक बार रब कर दूं इसे और थोड़ा सा बेसिक लेके हम स्टार्ट करते हैं। सो इसे मैं कर रहा हूं रब। सो देखिए स्टूडेंट्स, वैसे आपके पास आपकी क्लासेस जो है ये जूम ऐप पर लगेगी, जिस पे आप अभी पढ़ रहे हो लाइव क्लास। और जितनी भी ये वीडियोस हो चुकी होंगी इसकी रिकॉर्डेड वीडियो आप IIM जयपुर ऐप डाउनलोड करेंगे। आप इंस्टॉल करना ये ऐप और वहाँ पर आपको हम इसका जो बैच कोड है वो आपको बता देंगे। हर बुक का अलग बैच कोड होगा, वो बैच कोड आपको बता दिया जाएगा 1-2 दिन में, वो आपको मैं बता दूंगा। तो आप जो क्लास हो चुकी होगी, क्या बना है MSc FF, ऐसा बना है। ये है आपका बैच कोड। आप जब IIM जयपुर इंस्टॉल करेंगे तो जब इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ बैच कोड मांगेगा, वो ऐसा आएगा। जब बैच कोड आ जाएगा तो उसके बाद एक्सेप्ट, फिर जो स्टूडेंट एनरोल हो जाएंगे, जिन स्टूडेंटों को हमें लगेगा उनको एनरोल कर देंगे, उनको बैच कोड देंगे। फिर वो वहाँ पर उन वीडियोस को भी देख पाएंगे जो अभी यहाँ पर
हम लेंगे क्लास, जो क्लास लेंगे, किसी को भी वापस थ्योरम देखनी हो टिल एग्ज़ाम तक वो रहेगा आपके पास। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि अप्रैल में होगा, मतलब अप्रैल का आपको टाइम दे देंगे, तब तक आप हर वीडियो को 3 गुना टाइम तक दोबारा देख पाओगे। स्टार्टिंग का 1 यूनिट तो ऐसा है जो हम बाहर रखेंगे, जिसे आप जितनी मर्जी बार देखना। उसके बाद वाले यूनिट जो है हम वो स्टोर में डाल देंगे। स्टोर में आपको हर चीज़ की लिमिटेशन होती है कि कितनी बार आप देख पाओगे। तो इन वीडियोस को आप एग्ज़ाम तक आप रख सकते हो, और अगर दोबारा देखने के लिए तो आप अपना टाइम सेव करके रखना। जैसे मान लो 3 घंटे होती है, आपने 10 मिनट देखी तो वो लिखा आएगा कि 2 घंटे 50 मिनट अभी इस वीडियो को आप और देख सकते हो, लाइक दिस। तो ऐसी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अच्छा, आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार बता दो सारे स्टूडेंट्स। तो एक स्टूडेंट कह रही है कि सर वॉइस ब्रेक हो रही है। आवाज़ तो क्लियर है ना मेरी? यस। तो वहाँ पर उस स्टूडेंट के वहाँ नेटवर्क इशू रहा होगा। ये इसीलिए जो रिकॉर्डेड है उसका भी ये बेनिफिट होता है कि किसी को अगर आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो वो ठीक हो जाएगी, वहाँ पर कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ से नेटवर्क को कोई इशू नहीं है। तो ये बैच कोड रहेगा आपका। तो खैर स्टूडेंट, मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ बेसिक्स के साथ, बिल्कुल बेसिक लेके चलता हूँ। तो एक बार यूनिट नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं 3-4 क्लास बेसिक की लूँगा, जिसमें एलिमेंट्री सेट थ्योरी बताऊँगा, कुछ काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में बताऊँगा, और कुछ खास टाइप के सेट, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, इन सब की चर्चा करूँगा। एलिमेंट्री सेट थ्योरी, और थोड़ी सी चर्चा फिर सीक्वेंस की करूंगा, जिससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाए जब हम पढ़ें। मतलब स्टार्टिंग में हम बेसिक पढ़ेंगे कि हमें जिस जिस का यूज़ होगा वो हम थोड़ा सा ऑलरेडी पहले जान लेंगे, जो हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके होंगे या हमें पढ़ लेना चाहिए था। ठीक है ना? सो एलिमेंट्री सेट थ्योरी। तो देखिए स्टूडेंट, सेट की डेफिनेशन देखें। सेट क्या होता है? Set is a well-defined collection of distinct objects. स्टूडेंट, सेट क्या होता है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, जिसे हिंदी में आप पढ़ते थे सुनिश्चित तथा सुपरिभाषित अवयवों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी वेल डिफाइंड का मतलब है जो प्रॉपर तरीके से डिफाइंड हो। ठीक है ना? जैसे अगर आपको बोला जाए इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें वोवल्स, अगर सभी वोवल्स का कलेक्शन ले लिया जाए, क्या वो सेट बनाएगा? बिल्कुल, क्योंकि वोवल्स जो हैं वो वेल डिफाइंड है। वोवल जो है वो वेल डिफाइंड है। A-E-I-O-U, इसके अलावा कोई भी वोवल नहीं होता है। अगर आपको कहा जाए कक्षा का सबसे लंबा लड़का या कक्षा के सबसे लंबे 5 बॉयज़, तो ये भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि आपके पास लंबाई मेजर करने का एक फिक्स तरीका है। आप उससे मेजर करेंगे और आप आराम से चेक कर देंगे। कक्षा के सबसे इंटेलिजेंट 5 लड़के, तो इंटेलिजेंसी मेजर करने का अपने पास कोई तरीका नहीं है, इसीलिए हम उसे सेट नहीं कहेंगे। हम नहीं बता पाएंगे वो 5 लड़के कौन हैं, क्योंकि हो सकता है मैथ्स वाले सर कहें विकास इंटेलिजेंट है, जबकि जो साइंस वाले या हिंदी वाले सर हैं उन्हें वो कहें विकास को तो कुछ आता ही नहीं। तो ये प्रॉपर तरीके से डिफाइंड नहीं। जो मैथ्स में इंटेलिजेंट है हो सकता है जीके में इंटेलिजेंट ना हो। तो सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट, किसी सेट की रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके से होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, मतलब लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म। एक तो ये तरीका होता है,
सेट को दर्शाने का, और एक तरीका और होता है सेट को दर्शाने का। वो कौन सा होता है मेथड? दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हिंदी में आप समुच्चय निर्माण रूप कहते थे। इस फॉर्म में सेट के प्रत्येक दो एलिमेंट को कॉमास से अलग कर दिया जाता है, और इस तरीके में जो सेट जो है उसमें जो जिस तरीके से लिखा जाता है उसमें x किसी एक प्रॉपर्टी को रखता है। जैसे कि यहां पर अगर मैं कहूं सेट A क्या है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो एक एक एलिमेंट को कॉमास से सेपरेट कर दिया जाता है, और यहां पर इसी को डिफाइन कैसे किया जाएगा? A इज इक्वल टू एक्स। अब यहां पर हम x की प्रॉपर्टी लिखेंगे कि x क्या है। ये मैंने सेट लिख दिया है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, अब मुझे यहां पर x की प्रॉपर्टी लिखनी है कि x क्या है, जहां x एक नेचुरल नंबर भी होना चाहिए एंड x को 6 से कम भी होना पड़ेगा। अगर x एक नेचुरल नंबर भी है और 6 से कम भी है तो इसका मतलब x क्या हुआ? 1 2 3 4 या 5 होगा। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखूं b सच दैट x क्या है? अब x की प्रॉपर्टी लिख रहा हूं जहां x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और x रियल नंबर भी होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा है तो आप देख पा रहे हैं सेट B में कोई एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर B इज इक्वल टू एक्स है, नाउ माई क्वेश्चन इज व्हाट इज x, जहां x स्क्वायर प्लस 1 0 होना चाहिए। तो ऐसा कोई रियल नंबर है जिसका स्क्वायर प्लस 1 0 होता है? तो जरा इसको सॉल्व करके देखें। यहां से ऐसा रियल नंबर ढूंढिए जिसका स्क्वायर -1 होता है। सो हम नहीं ढूंढ पाए कि ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर -1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? एक बच्चा पूछ रहा है सर फी स्ट्रक्चर क्या है? ये ऑफिस नंबर है। सारी अच्छी बातें इसी नंबर पे होती है, ठीक है ना? सो खैर जो भी है, तो इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ओके, तो ये मैंने क्या लिखा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो मैं अब एक बार रब कर रहा हूं। स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सेट, सेट के टाइप, पहला होता है एक नल सेट, और इसी को हम जब भी यूज करेंगे तो एम्प्टी सेट यूज करेंगे, और इसी को कोई वॉइड सेट भी कहता है, जिसे हम हिंदी में रिक्त समुच्चय कहते थे। तो ऐसे सेट को नल सेट कहा जाता है जिस सेट में कोई एलिमेंट विद्यमान ना हो। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट is called empty set। जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू एक्स, जैसा अभी मैंने लिखा था, और इसी को फाई द्वारा भी लिखा जाता है, बट वो अपना कंसर्न नहीं है। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, तो जिस सेट में केवल एक एलिमेंट हो, जिस सेट में केवल एक एलिमेंट हो उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। यानी एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे कि, और अगर यहां लिखना चाहेंगे a इज इक्वल टू एक्स
सच दैट x नेचुरल नंबर हो और x 4 और 6 के बीच में भी होना चाहिए। तो x 4 और 6 के बीच में भी, ये x ऐसी प्रॉपर्टी रखता है, 4 और 6 के बीच में भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, ऐसे सभी x a के अंदर आएंगे, तो वो केवल क्या है, 5 है। परिमित समुच्चय, तो किसी सेट को परिमित कब कहते हैं, अगर उस सेट में अवयवों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। अ सेट हैविंग finite number of elements, a set having finite number of elements is called finite set, is called finite set. Otherwise it is called infinite set, अन्यथा उसे इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। जिस सेट में अवयवों की संख्या सीमित यानी फाइनाइट हो, चाहे 0 एक भी अवयव ना हो, ये भी फाइनाइट की कैटेगरी में आता है, ये भी फाइनाइट की कैटेगरी में आता है। और अगर ऐसा नहीं है तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट, जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। सर क्लासेस कब तक चलेगी? क्लासेस 31 जनवरी तक चलेगी। फाइनल का सिलेबस थोड़ा छोटा होता है। अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ओके, आज की टाइमिंग तो 1 से 2 ही है। सो फाइनाइट सेट ये ऐसा हो गया। स्टूडेंट्स, कार्डिनलिटी क्या होती है सेट की? कार्डिनलिटी ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं उसे उसकी कार्डिनलिटी कहा जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज कॉल्ड इट्स कार्डिनलिटी, इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ ए। किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं उसे उसकी कार्डिनलिटी कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय मॉड ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। इसे इस द्वारा दर्शाया जाता है सेट की कार्डिनलिटी। ठीक है ना? अब देखिए आगे, एक बच्चा पूछ रहा सभी पेपर ऑनलाइन होंगे, ये तो अब क्या बताऊं, अभी तो ऐसा ही लग रहा है। आगे डेफिनेशन लिखे, 5th, अपर बाउंड ऑफ ए सेट। अपर बाउंड ऑफ ए सेट, किसी सेट का अपर बाउंड किसे कहते हैं? बुक कौन सी लेनी है? लेनी है तो फंक्शनल जेपीएच की ले लो, नहीं लेनी तो भी चलेगा, ले लो तो ले लो। तो देखिए, अपर बाउंड ऑफ ए सेट, और रियल नंबर के, और रियल नंबर के इज सेट टू बी an upper bound of set S,
स्टूडेंट और रियल नंबर k इज सेट टू बी एन अपर बाउंड ऑफ सेट S। किसी रियल नंबर k को किसी सेट का अपर बाउंड कब कहेंगे? इफ x is less than equal to k for all x belongs to S। अगर S का हर एलिमेंट k के बराबर या k से कम हो तब हम क्या कहेंगे? इस k को सेट S का अपर बाउंड कहेंगे। यानी S सेट के सभी एलिमेंट k या उससे कम हो, S सेट के सभी एलिमेंट k या उससे कम हो, और अगर k उसका एक अपर बाउंड है, इफ k इज एन अपर बाउंड, then all real numbers greater than k is also an upper bound, is also an upper bound। स्टूडेंट आप इस बात को समझ पा रहे हो? अगर सेट S के सभी एलिमेंट k या उससे कम है, अगर सेट के सभी एलिमेंट k या उससे कम है तो k से बड़ा जो नंबर होगा उससे भी सेट का कोई एलिमेंट ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। जब सेट के सारे एलिमेंट, अगर सेट के सारे एलिमेंट इस k से कम या बराबर हैं तो k से बड़ा आप कोई भी नंबर ले लो, सेट के सारे एलिमेंट अभी भी उससे कम होंगे। यानी मैं कहना चाहता हूं इंप्लाइज k टू इंफिनिटी, इंप्लाइज k to infinity is set of upper bounds of S। तो k के बाद के जितने भी नंबर हैं वो सेट S के क्या हो जाएंगे? अपर बाउंड हो जाएंगे। और इन सभी अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा होगा, इन सभी अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा होगा, अपर बाउंड का मतलब सेट के सभी एलिमेंट से बड़ा, मगर सेट के जितने भी एलिमेंट ऐसे हैं, जितने भी रियल नंबर ऐसे हैं जो सेट के सभी एलिमेंट से बड़े या बराबर हैं, उनमें जो सबसे छोटा नंबर होगा उसे हम क्या कहते हैं? उच्चक, यानी लीस्ट अपर बाउंड। यानी जितने भी मेरे पास अपर बाउंड आएंगे उन सभी अपर बाउंड का जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, यानी उन सभी अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा रियल नंबर होगा उसे हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड, जिसे दूसरी लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? सुप्रीमम कहते हैं। यानी द लीस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, the least of all upper bounds is called least upper bound और सुप्रीमम। उसे हम लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम कहते हैं। जो सभी अपर बाउंड्स में सबसे छोटा हो, मगर खुद में अपर बाउंड हो, सभी अपर बाउंड्स में सबसे छोटा हो, मतलब एक ऐसा अपर बाउंड जो अपर बाउंड तो है मगर उससे छोटा कोई और अपर बाउंड ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? सुप्रीमम कहेंगे, यानी उच्चक कहेंगे। इसकी डेफिनेशन मैं थोड़ी और क्लियर करता हूं। देखिए, सपोज कीजिए लेट k बी सुप्रीमम and k be supremum and u be any upper bound of S। तो क्या कह रहा हूं? माना k S का सुप्रीमम है, k S का सुप्रीमम है, इसका मतलब क्या है? k S का सबसे छोटा अपर बाउंड है। k अगर S का सबसे छोटा अपर बाउंड है, इसका मतलब क्या हुआ? k एक अपर बाउंड तो है बट उससे छोटा कोई नंबर अब अपर बाउंड नहीं है। k सबसे छोटा अपर बाउंड है, यानी इससे छोटा कोई अपर बाउंड नहीं है, और u भी एक अपर बाउंड ही है। अपर बाउंड का मतलब होता है सेट के सारे एलिमेंट जिससे कम हो। तो मेरे पास क्या कंक्लूजन निकलता है? देन पहली बात,
u जो है वो k से बड़ा या बराबर होगा, क्योंकि ये भी अपर बाउंड है, ये भी अपर बाउंड है, मगर ये सबसे छोटा अपर बाउंड है। ओके, ये सबसे छोटा अपर बाउंड है। दूसरी बात, x इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। सेट के सारे एलिमेंट मगर k से कम होंगे, k आगे जाके u से भी कम है, यानी सेट के सारे एलिमेंट k या उससे भी कम होंगे और u या उससे भी कम होंगे, ये पक्की बात है। तीसरी बात, अगर मैं कहूं, ध्यान से देखना, फॉर सम ध्यान से देखिए इसे, मैंने क्या बोला है कि स्टूडेंट्स अगर k मेरा सुप्रीमम है, यानी k सबसे छोटा बाउंड है, k सबसे छोटा अपर बाउंड है, इसका मतलब क्या है, k सबसे छोटा अपर बाउंड है, इसका मतलब सेट के सारे एलिमेंट k या उससे कम है। अब k में से कोई भी छोटी से छोटी क्वांटिटी अगर मैं माइनस कर देता हूं, अब ये अपर बाउंड नहीं हो सकता, अब ये अपर बाउंड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि k सबसे छोटा अपर बाउंड था, यानी k सबसे छोटा अपर बाउंड था, यानी k से छोटा कोई भी संख्या अब अपर बाउंड की डेफिनेशन को पास नहीं कर सकती। अगर k से छोटा कोई नंबर अब अपर बाउंड नहीं हो सकता, यानी k से छोटे किसी भी नंबर के लिए अब आप नहीं कह सकते कि सेट के सारे एलिमेंट उससे कम है। जब सेट के सारे एलिमेंट उससे कम नहीं है तो सेट का कोई ना कोई एलिमेंट तो उससे बड़ा आएगा। तो इसलिए मैंने लिखा है x इस नंबर से बड़ा होगा किसी ना किसी x के लिए, फॉर सम x बिलोंग्स टू s, किसी x बिलोंग्स टू s के लिए ये काम जरूर होगा। दिस वन इज द डेफिनेशन ऑफ लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। एक बार नोट कर लें, एक बार नोट कर लें, साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, बिल्कुल कूल होके पढ़ें। थोड़ी फंक्शनल की बुक को लोग भारी मानते हैं, बट नहीं है, टेंशन ना लो, बहुत आसान है। अरे देखिए भाई, मैंने क्या कहा है, अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या है, अपर बाउंड जो संख्या होती है सेट के सारे एलिमेंट उतने या उससे कम होते हैं, और सुप्रीमम का मतलब है जितने भी अपर बाउंड होंगे उनमें जो सबसे छोटा नंबर है। अगर k को मैं सुप्रीमम मानूं और u कोई भी अपर बाउंड है, तो जो सबसे छोटा अपर बाउंड है वो किसी भी अपर बाउंड से हमेशा कम या बराबर रहेगा। अब दूसरी बात है, अगर k सुप्रीमम है, यानी k चाहे सुप्रीमम है तो अपर बाउंड, ठीक है, सभी अपर बाउंडों में सबसे छोटा है बट है अपर बाउंड, और अपर बाउंड है इसका मतलब सेट के सारे एलिमेंट उतने या उससे कम होंगे। अगली बात, अगर k सबसे छोटा अपर बाउंड है तो k से छोटा कोई भी नंबर, अब k माइनस एप्सिलन कर दिया, k से और कुछ माइनस कर दिया, k में से आपने कुछ भी माइनस कर दिया, अब ये अपर बाउंड रहा ही नहीं, और अपर बाउंड रहा ही नहीं तो मतलब सेट के सारे एलिमेंट अब इतने या इससे कम नहीं होंगे, यानी सेट का कोई ना कोई एलिमेंट अब इससे बड़ा हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन दिस फॉर सम x, कोई ना कोई ऐसे x मिलेंगे जिसके लिए x k माइनस एप्सिलन से बड़ा हो जाएगा। कम टू नेक्स्ट डेफिनेशन। हाँ, क्या कुछ पूछना चाह रहे कोई? मैं कुछ भी पूछ नहीं पा रहा, एक बच्चा पूछ रहा है, पूछो, क्यों नहीं पूछ पा रहे हो? अच्छा, स्पीकर में पूछना है क्या? एक बार रिप्लाई करके बोले, स्पीकर में पूछना है तो मैं स्पीकर ऑन कराऊं? एक बार मैसेज करके बताओ कि क्या स्पीकर में पूछना चाह रहे हो क्या?
हाँ शंभू, यस सर। तो पूछो अब स्पीकर में। लो, स्पीकर इसलिए बंद किया होता है वरना सभी कुछ ना कुछ पूछने लग जाएंगे, बोलने लग जाएंगे, तो क्लास में काफी हौच पौच रह जाएगा। पूछो अब। आप पूछ सकता है। पता ही नहीं तुमको? हाँ बोलो। क्या? सुप्रीमम को हिंदी में उच्चक, उच्चक। सुप्रीमम को हिंदी में उच्चक कहते हैं। उच्चक, ठीक है? ओके, ठीक है ना? आगे बढ़ूं? चलो ठीक है। अब दोबारा बंद कर दो, एक बार अनम्यूट कर दो। हाँ, तो अगला है लोअर बाउंड ऑफ ए सेट। लोअर बाउंड ऑफ ए सेट। लोअर बाउंड मतलब निम्नक समुच्चय का, सॉरी निम्नक नहीं, हाँ निम्नक तो इसे कहेंगे समुच्चय का निम्न परिबंध। जैसे अपर बाउंड होता है ऊपरी परिबंध, इसे कहते हैं निम्न परिबंध। तो लिखें 6 डेफिनेशन लोअर बाउंड ऑफ ए सेट वास रियल नंबर के को समुच्चय एस का लोअर बाउंड कहेंगे। कब कहेंगे लोअर बाउंड? स्टूडेंट लोअर बाउंड कब कहेंगे किसी नंबर को, सेट का? अगर सेट के सभी एलिमेंट उससे बड़े बड़े हों। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, सेट का हर एलिमेंट इतना या इससे बड़ा हो, यानी नीचे से घिरा हुआ, सेट के सारे एलिमेंट इससे बड़े या बराबर हो। यानी इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, अगर सेट के सभी एलिमेंट इस नंबर k से बड़े या बराबर हैं तो ये सेट k क्या, सॉरी ये सेट s क्या कहलाएगा? इस सेट s का ये k क्या कहलाएगा? लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब सेट के सारे एलिमेंट जिससे बड़े हो, यानी नीचे से परिबद्ध हो। तो सेट के सारे एलिमेंट अगर k से बड़े हैं तो इस k को सेट का हम निम्न परिबद्ध यानी लोअर बाउंड कहेंगे। और अगर k को मैं लोअर बाउंड कह रहा हूं, k को अगर मैं लोअर बाउंड कह रहा हूं, इसका मतलब स्टूडेंट सेट के सभी एलिमेंट इससे बड़े हैं। मान लो ये 5 होता, सेट के सारे एलिमेंट अगर 5 से बड़े हैं तो सेट के सारे एलिमेंट 4 से भी तो बड़े होंगे। तो k से छोटा कोई भी आप नंबर ले लो, आप k से छोटा कोई भी नंबर ले लो, वो भी एक लोअर बाउंड ही होगा। वो भी एक लोअर बाउंड होगा कि नहीं स्टूडेंट्स? अगर सेट के सारे एलिमेंट k या उससे बड़े हैं तो k से छोटा आप कोई भी नंबर ले लीजिए, अभी भी सेट के सारे एलिमेंट उतने या उससे बड़े होंगे। यानी अगर सेट के सारे एलिमेंट k या उससे बड़े हैं तो k से छोटा कोई भी नंबर चूज करने पर अभी भी सेट के सारे एलिमेंट उससे या उतने या उससे बड़े होंगे। यानी k या उससे छोटे सारे नंबर इसके लोअर बाउंड ही होंगे। दिस वन इज सेट ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ s। ये सेट का क्या हो गया? लोअर बाउंड का सेट हो गया। अगर ये सभी लोअर बाउंड का सेट है, k के जितने भी छोटे नंबर हैं सब लोअर बाउंड है, बट क्वेश्चन ये है जितने भी लोअर बाउंड है उनमें सबसे बड़ा बाउंड कौन सा है? हो लोअर बाउंड, मगर उससे बड़ा कोई और लोअर बाउंड ना मिले। स्टूडेंट कोई लोअर बाउंड मिल गया, उससे छोटा लोअर बाउंड ढूंढना तो बहुत आसान है। अगर आप कहोगे सर इसका 0 लोअर बाउंड है, मतलब सेट के सारे एलिमेंट 0 या उससे बड़े हैं, तो 0 से छोटा मैंने कोई नंबर ले लिया -3, सेट के सारे एलिमेंट -3 से भी तो बड़े होंगे, -100 से भी बड़े होंगे। तो द ग्रेटेस्ट ऑफ, सभी निम्न परिबदों में सबसे बड़ा,
द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स, सभी निम्न परिबंधों में सबसे बड़े को हम क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या निम्नक यानी इनफीमम। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इनफीमम, ये लोअर लिखा है, मैंने सोचा ये डेफिनेशन सेम चल रही है तो इसी में लिख दूं। अब जरा ये जो मैंने नीचे तीनों चीज लिखी थी, नीचे जो तीनों चीजें लिखी थी, अब आप भी ये एक बार लिख के दिखाएं। ये जरा आप लिख के दिखाएं तीनों, ये जो तीनों स्टेप मैंने लिखे थे इसी टाइप के तीनों स्टेप एक बार लिखें, मैं 1 मिनट बाद लिखता हूं। अगर आप सच में डेफिनेशन समझ गए हैं, के इनफीमम यानी के अगर सबसे बड़ा लोअर बाउंड है और एल कोई लोअर बाउंड है, तो इसका मतलब क्या है? के और एल में संबंध बताएं, सेट के किसी भी एलिमेंट का के साथ संबंध बताएं। और तीसरी बात आप क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? तीसरी बात, आप उस के में एप्सिलॉन माइनस करें या प्लस करें, क्या फर्क पड़ेगा? एक बार चेक करें एक बार स्टूडेंट्स। हाँ भाई स्टूडेंट, वही तीनों बातें लिखें। थ्योरम है, बहुत आसान है। फंक्शन एनालिसिस, बिल्कुल आसान है। हाँ, 4-5 थ्योरम पूरी बुक में जरूर थोड़ी टेढ़ी है, बट 4-5 तो चलती है ना। एक बुक में 4-5 थ्योरम टेढ़ी आ जाए क्या दिक्कत है? इतना तो हम झेल लेंगे ना, 4-5 तो। बाकी कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या तो उसमें भी नहीं आएगी, बट थोड़ी थ्योरम ज्यादा अच्छी है। सो अब देखिए, अगर के सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, के सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, तो किसी भी लोअर बाउंड से के बड़ा होगा। के जो भी नंबर होगा, अगर एल एक लोअर बाउंड है और के सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, तो के ऑब्वियसली लोअर बाउंडों में सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा होगा। अब एक्स और के में संबंध दिखाना है। आप एक बात समझ रहे होंगे, अगर के लोअर बाउंड है इसका मतलब क्या है? के सेट एस का लोअर बाउंड है, यानी सेट एस के सभी एलिमेंट के या उससे बड़े होंगे। अगर के एस का लोअर बाउंड है, के एस का लोअर बाउंड है, वो अलग बात है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, बट है तो लोअर बाउंड। और जो भी लोअर बाउंड होता है, सेट के सारे एलिमेंट उतने या उससे बड़े होते हैं, तभी वो लोअर बाउंड की डेफिनेशन को पास करता है। ठीक है ना? अगला, के से बड़ा कोई भी नंबर, के से बड़ा कोई भी नंबर अब लोअर बाउंड नहीं हो सकता। के से बड़ा कोई नंबर अब लोअर बाउंड नहीं हो सकता, यानी के से बड़ा कोई आपने नंबर अगर ले लिया, अब सेट के सारे एलिमेंट इससे बड़े नहीं हो सकते। अगर सेट के सारे एलिमेंट अभी भी इससे बड़े हैं, तो ये भी एक लोअर बाउंड हो गया। बट बाय डेफिनेशन के तो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, तो यानी सेट के सारे एलिमेंट अब इससे बड़े नहीं हो सकते, मतलब सेट का कोई ना कोई एलिमेंट इससे कम जरूर होगा। यानी ये किसी ना किसी सेट के एलिमेंट से बड़ा होगा। फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू एस, एस के किसी ना किसी एलिमेंट के लिए ये बात सही होगी जहां एप्सिलॉन 0 से बड़ा है, जहां एप्सिलॉन 0 से बड़ा है। 15-20 तक सर चलेगा क्या? 15-20 तक चलेगा? समझा नहीं भाई, 15-20 तक क्या चलेगा? क्या चलाना चाह रहे हो 15-20 तक? 15-20 थ्योरम तक सर चलेगा। अच्छा, इतनी ही तो कहां टेंशन होगी आपको? 15-20 नहीं, 5-6 की बस, 5-6 ही टेढ़ी है। बड़ो 5-6 इंपॉर्टेंट है। अगला, परिबद्ध समुच्चय यानी बाउंडेड सेट।
परिबद्ध समुच्चय यानी बाउंडेड सेट। बट फर्स्ट यूनिट तो महा आसान है, मीट्रिक स्पेस दूरी समष्टि, जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बाउंडेड सेट, किसी सेट को स्टूडेंट बाउंडेड कब कहा जाता है? किसी सेट को बाउंडेड तब कहा जाता है अगर आपको ऐसे दो रियल नंबर मिल जाएं कि सेट के सारे एलिमेंट उनमें से एक रियल नंबर से कम या बराबर हो और सारे एलिमेंट दूसरे नंबर से बड़े या बराबर हो। तो अ सेट एस इज सेट टू बी बाउंडेड। तो किसी सेट एस को बाउंडेड कब कहेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स, अगर दो रियल नंबर एच और के इस प्रकार विद्यमान हो, टू रियल नंबर्स एच एंड के सच दैट, अगर दो रियल नंबर इस प्रकार विद्यमान हो कि ऐसा कुछ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, अगर सेट एस को मैं बाउंडेड कब कहूंगा? अगर ऐसे दो रियल नंबर मिल जाएं कि सेट के सारे एलिमेंट इस रिलेशन को होल्ड करें, तो सेट को हम क्या कह देते हैं? बाउंडेड कह देते हैं। और कई ऐसा भी कर लेते हैं, और अ सेट एस इज सेट टू बी बाउंडेड, परिबद्ध कब कहेंगे? अगर यानी ऊपरी परिबद्ध और निम्न परिबद्ध दोनों मिल जाए तो काम हो रहा है। यदि अगर एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए स्टूडेंट्स कि मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, तो भी काम हो जाए, क्योंकि इसका मतलब भी यही है। उसमें वो कई बार क्या करता है, देख लेता है इन दोनों में से किसका मॉड बड़ा है। मान लो ये होता -3, ये होता 5, तो इसका मॉड बड़ा है, तो x इन दोनों के बीच में है, तो उसने इसको इन दोनों में से जिसका मॉड बड़ा है ऐसा लिख दिया, तो कह दिया x यानी s के सभी एलिमेंट अगर इसके बीच में है तो इसके बीच में तो ऑब्वियसली होंगे। अगर -3 और 5 के बीच में है तो -5 और 5 के बीच में भी तो सेट के सभी एलिमेंट होंगे, तो वो ऐसा भी कर लेता है। तो कई बुक्स में ऐसी डेफिनेशन लिखी होती है, कई में ऐसी, तो उसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि सेट के सारे एलिमेंट अगर उनके बराबर या उनके बीच में है तो काम हो गया। तो सेट एस को हम क्या बोल देंगे? परिबद्ध बोल देंगे। ओके, तो सेट एस को हम बाउंडेड बोल देंगे। स्टूडेंट्स, दो सेट को इक्विवेलेंट यानी तुल्य कब कहते हैं? दो सेट को तुल्य यानी इक्विवेलेंट कब कहते हैं? दो समुच्चय ए तथा बी को तुल्य या इक्विवेलेंट कब कहेंगे? यदि ए की कार्डिनलिटी और बी की कार्डिनलिटी बराबर हो। अगर ए और बी दोनों की कार्डिनलिटी यानी दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होते हैं तो दोनों को क्या कहते हैं? तुल्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ऐसा है, बी ऐसा है, तो हम क्या बोलेंगे? ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। ए और बी में दोनों में अवयवों की संख्या बराबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय आर इक्विवेलेंट सेट। दोनों में अवयवों की संख्या बराबर है। अब ये मत कहना कि सर जेड जो होता है
और अगर वो कहना चाहते हो तो फिर कल कहना। सर z तो ऐसा होता है, बट इनफाइनाइट और फाइनाइट की डेफिनेशन थोड़ी अलग होती है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, दोनों में अवयवों की संख्या बराबर होती है, और इनमें जितनी अवयवों की संख्या होती है, इसमें जितनी अवयवों की संख्या होती है उसे हम किस नाम से कहते हैं? एलएफ नॉट। उसका नाम हम एलएफ नॉट देते हैं। कोई पूछे कि नेचुरल नंबर में कितने अवयव हैं? एलएफ नॉट, मतलब कितने अवयव हैं? एलएफ नॉट। वो जितने अवयव होते हैं उस इनफाइनाइट को हम एलएफ नॉट कहते हैं, और नेचुरल नंबर में उतने ही अवयव होते हैं जितने पूर्णांकों में होते हैं, इसमें उतने ही अवयव होते हैं जितने परिमेय संख्याओं में होते हैं, बट इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो स्टूडेंट्स कल मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, और एक दो दिन तो वैसे ही चलेगा, मतलब इस हफ्ते और मंडे से मैं यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करूंगा, तो कल मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। कई बच्चे आराम से चाय का लुत्फ उठाते हुए पढ़ रहे हैं, बढ़िया है, यही तो ऑनलाइन का मजा है। चाय का लुत्फ उठाओ, सर में मालिश करवाओ और अपने पढ़ते जाओ, ठीक है ना? तो ये दोनों क्या करें? इफ दे इक्वल हैं हो। स्टूडेंट ये सेट इक्वल नहीं है, बट दोनों में अवयवों की संख्या बराबर है। इक्वल कब कहते हैं? इक्वल तो ये भी नहीं है। इक्वल का मतलब है दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर हैं और एलिमेंट भी बराबर हैं, तो ये इक्वल सेट नहीं है, बट ये इक्विवेलेंट है, दोनों में अवयवों की संख्या बराबर है। इसके लिए मैं कल आपसे बात करूंगा। कल पढ़ाएंगे हम काउंटेबल अनकाउंटेबल, थोड़ा सा आइडिया देंगे, बस डेफिनेशन देनी है, आइडिया। फिर आपको नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, प्रतिवेश, ओपन सेट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट, लिमिट, इन पे बात करेंगे कल, ठीक है? तो मिलते हैं कल। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स। सर ऑफिस में अभी चाय का टाइम है, ठीक है, बढ़िया है, चाय का टाइम है तो मजे लो चाय। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय, कल मिलते हैं।